तो आज हम इसमें साउथ वेस्ट मानसून जो भारत में मुख्य रूप से चलता है इसको देखेंगे कि साउथ वेस्ट मानसून कैसे आता है इसकी शुरुआत कैसे होती है और इसके उत्पन्न होने के भारत में क्या क्या कारण है। और जो भारत में मुख्य रूप से वर्षा होती है या फिर जो जलवायु का निर्धारण होता है वो साउथ वेस्ट मानसून से ही निर्धारित होता है। तो पहले साउथ वेस्ट मानसून से जुड़े कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून हम इसे कहते हैं। ये जो मुख्य रूप से संबंधित है ये है वार्म ईस्टर्न जेट स्ट्रीम। भारत में जो है गर्म पूर्वी जो है जेट धाराएं चलती हैं उससे भी संबंधित है। ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई में जो है बहने वाली हवाएं होती हैं और इनका संबंध भी साउथ वेस्ट मानसून से होता है। जैसे हम बात कर रहे थे कि जब भारत के उत्तर वाले हिस्से में लो प्रेशर बनता है और निचले वाले हिस्से में हाई प्रेशर बनता है तभी जाके जो है नीचे से ऊपर की तरफ पवनों का चलना आरंभ होता है। तो नॉर्थ वाले हिस्से में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करने में जेट स्ट्रीम की भी भूमिका होती है। तो ये जो जेट स्ट्रीम है ये बहती हैं लगभग 8 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स में, उत्तरी अक्षांश के बीच में इस तरह की जो है पवनें बहती हैं। और द नॉर्थ ईस्ट मानसून इज रिलेटेड टू इट। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम भी होती हैं इसमें और ये भी जो है 20 से 35 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में बहती है। तो साउथ वेस्ट मानसून के साथ में इनका संबंध रहता है। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि मानसून उत्पत्ति में जो है प्रेशर यानी दाब की एक भूमिका होती है। तो किसी एक जगह पर जो है लो प्रेशर क्रिएट होना चाहिए, किसी दूसरी जगह पर हाई प्रेशर क्रिएट होना चाहिए और तब जाके जो है हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू होंगे। तो जो साउथ से ऊपर की तरफ जो है विंड चलती हैं उसके लिए इन सिचुएशन का होना ज़रूरी है और ये कई सारे कारणों से जो है तैयार होता है। उन्हीं में से एक जेट स्ट्रीम भी है जो इस तरह की सिचुएशन बनाने के लिए जिम्मेदार है। उसके अलावा जो है यहाँ पर एक और चीज़ जो इसमें जो है रोल रखता है वो है तिब्बत का पठार। ये तिब्बत का प्लेटो है पूरा और इस तिब्बत के पठार की स्थिति क्या है। जैसे नॉर्मली हम प्लेटो के बारे में ये मानते हैं कि ये सी लेवल से थोड़ा उठा होता है परंतु इसमें हाइट ज़्यादा नहीं होती है, जबकि तिब्बत के पठार की स्थिति अलग है। ये लगभग 5000 मीटर इसकी हाइट है और इतनी ऊंचाई तो लगभग पहाड़ों की होती है, माउंटेन्स की होती है और ऊपर से ये फ्लैट है। तो यहाँ पर भी जो है ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि जब यहाँ धूप पड़ती होगी तो एकदम जो है इस पूरे जोन के अंदर जो है एक तरह हीट का पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, गर्माहट, और जिसके कारण फिर हवाएं गर्म होंगी तो वहाँ से बाहर निकलेंगी, उठेंगी और उस पूरे रीजन में जो है क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। तो उसमें जो है तिब्बत के पठार की भी एक भूमिका होती है और ये कई तरह के बदलाव लाने के लिए जिम्मेदार। और आप देख रहे हैं ये भारत के एग्जैक्ट लगभग नॉर्थ वाले हिस्से के अंदर है। तो यहाँ से ये जो विंड यहाँ से ऊपर की तरफ खिसक रही हैं उसमें से ये भी एक रोल प्ले करता है इस पूरे सिचुएशन के अंदर। तो तिब्बत का पठार भी इसमें महत्वपूर्ण होता है। उसके अलावा जो है इसमें सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम है यानी उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम, इनको हम पछुआ जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। और ये विशेष रूप से जो है विंटर में हम इनको देखेंगे। इसको तो क्या है, दे फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं ये इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया। तो हमारा जो पश्चिम की तरफ है वो पूरा सेंट्रल एशिया का एक हिस्सा है
और ये वहाँ से चलती हैं भारत की तरफ, पूरब की तरफ। तो इनका भी जो है इस पूरे चीज़ को बनाने में एक भूमिका रहती है। साथ में यहाँ पे क्या है, तिब्बत प्लेटू डिवाइड्स देम। अब जो तिब्बत का पठार है, तो जब ये आगे आ रही हैं तो इसके आगे एक बाधा का काम करती हैं, बैरियर, और ये दो ब्रांच में टूट जाती हैं। एक ब्रांच जो तिब्बत पठार के ऊपर से निकल जाती है, दूसरे हिमालय के नीचे की तरफ आ जाती है। और हिमालय के नीचे की तरफ मतलब भारत में। तो यहाँ से ये दो में टूट जाएंगी। एक कह रहा है नॉर्थ वाला पैरेलल टू द प्लेटू, ये पठार के समांतर आगे बढ़ जाती है। और दूसरी जो है साउथ की तरफ आ जाएगी, और साउथ ऑफ हिमालय। और साउथ ऑफ हिमालय का मतलब है कि भारतीय हिस्से के अंदर उसका प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जो है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम, या जिनको हम पछुआ जेट स्ट्रीम कहते हैं, ये भी जो है इस पूरी चीज को बनाने में जो है महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें वेस्टर्न डिस्टरबेंस, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं हम, ये भी हवाएं हैं, यूजुअली कम बिफोर वेस्टर्न जेट स्ट्रीम। तो ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो होती है उससे पहले आने वाली जो है ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस यानी पछुआ पवनें होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक दो अकेले फैक्टर नहीं है जो भारत में मानसून को क्रिएट करने में रोल प्ले करते हैं। फिर चाहे उसमें जो है साउथ वेस्ट मानसून हो, या फिर जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून जो रिट्रीटिंग होता है, रिट्रीटिंग मतलब जो वापस आता है। तो दोनों सिचुएशन को क्रिएट करने में तिब्बत प्लेटू का रोल है, ईस्टर्न वेस्टर्लीज विंड का रोल है, वेस्टर्न का रोल है। इसके अलावा जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पछुआ पवनों, इन सब की चीज़ें, सब चीज़ों के कारण भारत के नॉर्थ वाले हिस्से में कभी हाई प्रेशर क्रिएट होता है और कभी लो प्रेशर क्रिएट होता है। और तभी जाके ये पवनें या तो नॉर्थ की तरफ मूव करेंगी और या फिर साउथ की तरफ आएंगी। जैसे दिसंबर में नीचे की तरफ चलती हैं और जून में जो है ऊपर की तरफ चलती हैं। ये जो है एक्चुअल में तिब्बत का पठार है। अब आप देखते हैं कि ये जो हाइट होती है इसके अंदर, जैसे ये इसका मैदानी वाला हिस्सा है, ये इसकी हाइट आ गई। अब ये जो हाइट है ये लगभग 5-5 हजार मीटर के आसपास में बैठती है। तो जो विंड्स वगैरह जो चल देंगे इस पूरे, अब आप देख रहे हैं जो है ये हाइट ज़्यादा है तो ऊपर वाला हिस्सा इसका नेकेड है। नेकेड का मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह कुछ नहीं होते। तो जब इस पे धूप पड़ेगी तो एकदम ये रिफ्लेक्ट करेगा उसे, तो यानी एक तरह का रेगिस्तान की तरह काम करता है ये। और इसके कारण उस पूरे जोन के अंदर जो एकदम जो है गर्मी बढ़ेगी और लो प्रेशर बनने की चांस ज़्यादा आ जाते हैं। तो उस पूरे रीजन को फिर इफेक्ट करता हो, पूरा क्षेत्र प्रभावित होता है और इसलिए जो है फिर हाई प्रेशर लो प्रेशर के डिफरेंस बनने शुरू हो जाते हैं। तिब्बत का पठार, उसके अलावा जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिनको हम जो है पछुआ पवने बोलते हैं, ये आप देख रहे हैं ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर, वहाँ से उठती हैं हवाएं, जैसे मानसून हवाएं नीचे से उठती हैं, ये जो है यहाँ से निकलती हैं और यहाँ से मेडिटेरियन सी से होते हुए ईरान, अफगानिस्तान और फिर सीधे भारत तक पहुँच जाती हैं, यानी भारत के नॉर्थ वाले हिस्से तक। तो ये आप देख रहे हैं ये यहाँ पे इंडिया है। ये जो है पूरा भारत का नॉर्थ वाला हिस्सा है और इस नॉर्थ वाले हिस्से में इसका असर पड़ता है। तो इसके कारण भी जो है यहाँ पर मानसून उत्पत्ति होने के चांस, क्योंकि इस जोन में एक अलग तरह की स्थिति बन जाएगी, नीचे वाले में अलग तरह की स्थिति बन जाएगी और तब जो है जो दाब होगा, प्रेशर होगा, वो डिफरेंस हो जाएगा और फिर विंड एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में उनको जो है आसानी हो जाएगी। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो मेडिटेरियन सी भूमध्य रेखा से आने वाली जो है पवनें होती हैं और इसका भी जो है इस पूरे जोन पर जो है असर पड़ता है। वेस्टर्न जेट स्ट्रीम क्या है? इसको हम कहते हैं कॉलम ऑफ कोल्ड एयर, यानी जो है ठंडी हवा का जो है एक दीवार की तरह है ये, विच पुशेज द विंड्स ऑन द सरफेस। और इसके कारण जो है ठंडी हवा ये, तो इसमें ज़्यादा क्या होगा, दाब होगा, तो ये फिर जो है दूसरी तरफ धकेलेगा हवाओं को। तो कहाँ धकेलता है?
दिस क्रिएट्स हाई प्रेशर ऑन द सरफेस फ्रॉम दिस हाई प्रेशर, क्योंकि ये ठंडी हवाएं हैं तो इससे क्या बनेगा, ज़्यादा दाब बनेगा, तो हाई प्रेशर क्रिएट होगा और इसके कारण जो है ड्राई विंड्स ब्लो टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, लो प्रेशर की तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ जो है ये नीचे आती हैं और इसके कारण क्या होता है, शीतलहर चलती है। तो भारत में आजकल या अगले आने वाले महीनों में क्या चलेंगी, शीतलहरें चलेंगी। विशेष रूप से इन शीतलहरों का प्रभाव हम जो है बिहार में और यूपी वाले हिस्से में देखते हैं और इन शीतलहरों के आने का कारण होता है वेस्टर्न जेट स्ट्रीम। तो ये उत्तर भारत में जो है यानी हिमालय वाले जोन के अंदर जो है बहुत दाब पैदा कर देते हैं, ठंडी हवाएं तो प्रेशर बढ़ जाता है। फिर और नीचे की तरफ बे ऑफ बंगाल की तरफ क्या है, लो प्रेशर, क्योंकि वहाँ पानी वाला जोन है तो वहाँ पर जो है सर्दियों में जो है हीट जितनी आती है पानी उसे ज़्यादा ले लेता है और इसके कारण पूरे साउथ वाले हिस्से में लो प्रेशर आ जाता है, तो ये हवाएं नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं और इसलिए यूपी में और बिहार में शीत लहरों की उत्पन्न हो जाती है जो आजकल हम देखने को मिलता है। तो ये वेस्टर्न जेट स्ट्रीम का रोल इस तरह से भी देखते हैं। तो जैसे हम कह रहे हैं कि दो तरफ से जो है हम मानसून देखते हैं, साउथ वेस्ट मानसून जो ऊपर की तरफ चढ़ेगा और नॉर्थ ईस्ट मानसून जो नीचे की तरफ जाएगा और इस ऊपर और नीचे जाने में जो है ईस्टर्न जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तिब्बत प्लेट्यू, इन तमाम चीज़ों की भूमिका है। तब जाके हम ये समझा सकते हैं कि कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है और क्यों जा रहा है। इसके साथ में एक और ही नई चीज है ये है अल नीनो। ये अल नीनो पहले नहीं था और ये आजकल ये आज के दौर की एक नई कॉम्प्लेक्स इवेंट्स है, एक जटिल घटना है। ये क्या है, ये अल नीनो और अल नीनो सिद्धांत क्या है और कैसे इससे जो है भारत और भारत के अलावा लगभग दुनिया के बहुत सारे देश या उनकी जलवायु प्रभावित होती है अल नीनो के कारण। तो क्या है ये अल नीनो? इट इज अ कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम, जटिल मौसमीय घटना है ये जो अल नीनो है। इट अपेयर्स एवरी 5 to 10 ईयर्स, यानी हर साल नहीं आती है ये, या अल नीनो का प्रभाव हमें हमेशा नहीं मिलेगा, कभी 5 साल में, कभी 10 साल के गैप में, कभी 15 साल के गैप में जो है हमें अल नीनो का इफेक्ट दिखता है। जब अल नीनो का प्रभाव पड़ेगा तो लगभग पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ता है। तो कभी जो है सूखा आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, इस तरह की घटना आती है। और भारत में पिछले कई सालों में सूखे पड़े हैं, जैसे 2015 में सूखा पड़ा, 2009 में सूखा पड़ा, 2007 में सूखा पड़ा, 4 में पड़ा, 2 में पड़ा, 97 में पड़ा। ये जो ड्रॉट हिट हुआ है इंडिया, उसमें अल नीनो की एक भूमिका है। तो क्या है दिस कॉजेज, ये अल नीनो के कारण पूरी दुनिया पर क्या क्या असर पड़ेगा? तो कहीं पर जो है ड्रॉट आ जाएगा, कहीं पर फ्लड आ जाएगा, कहीं पर एक्सट्रीम वेदर बन जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म सिचुएशन पैदा हो जाएगी। अब ये क्या है, दिस सिस्टम इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या आता है? एक तो ओशियन, समुद्र की घटना जुड़ी है इसके साथ में, और दूसरा एटमॉस्फेरिक, वायुमंडल की घटना, यानी दोनों जगह इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ये जो है दोनों जगह का एक फेनोमेना है। ईस्टर्न पैसिफिक सी, जो पूर्वी प्रशांत सागर है, महासागर है, ये एक्चुअली में वहाँ से स्टार्ट होता है। अगर हम पर्टिकुलर देश जाएंगे तो पेरू का जो तट है, यानी पेरू कहाँ है, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में पेरू के तट से शुरुआत होती है इसकी। और ये क्या है, एक तरह का वार्म करंट है, गर्म धारा है। तो जो प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग है पेरू के पास में, वहाँ से जो है गर्म धाराएं उत्पन्न होती हैं, और एक गर्म धाराएं फिर जो है वहाँ से निकलेंगी और कई सारे एरिया तक पहुँचती हैं। ये जिन भी एरिया में पहुँचेंगे उस जगह का जो है ये क्लाइमेट चेंज कर देती हैं, और बड़ी मात्रा में पहुँचती हैं तो बहुत सारा जो नेचुरल प्रोसेस जहाँ पर होता है, जो भी होता है, उसमें बदलाव आ जाता है। तो इसके कारण कई तरह की समस्याएं होती हैं। अल नीनो इज
इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ इक्वेटोरियल वार्म करंट। इक्वेटोरियल वार यानी भूमध्य रेखीय जो गर्म धाराएं हैं उसी का ये विस्तार है एक तरह का। और आपने करंट पीछे पढ़े थे, ओशियन करंट पीछे पढ़े थे, पैसिफिक के भी करंट्स पढ़े थे, उसमें इक्वेटोरियल भी बताया था हमने। तो ये क्या है, एक तरह से कोल्ड पेरुवियन और हम्बोल्ट करंट है, ये उसी के स्थान पर आता है। और मैंने पेरुवियन या हम्बोल्ट करंट भी दिखाया था तुम्हें जब पैसिफिक ओशियन के जो है करंट्सों को समझाया था, उसी का एक तरह का विस्तार है ये। तो इससे क्या होता है, जैसे हमने कहा कि अगर ये किसी जगह पर पहुंचेंगे तो वहां पर जो है जो नेचुरल पहले से सिचुएशन उसमें एकदम बदलाव आ जाएगा। और एकदम बदलाव आ जाएगा तो उसके कारण क्या होगा, वहां पर जो है स्थितियां बदल जाएंगे। जैसे भारत में सूखा कब पड़ेगा, भारत में सूखा तब पड़ेगा जब भारत में बारिश नहीं होगी। भारत में बारिश कब नहीं होगी, जब भारत में जो है प्रेशर जोन क्रिएट नहीं होंगे, दाब क्षेत्र क्रिएट नहीं होंगे। दाब क्षेत्रों में क्या होना चाहिए, साउथ वाले हिस्से में हाई प्रेशर बनना चाहिए, नॉर्थ वाले हिस्से में लो प्रेशर बनना चाहिए। अगर नीचे वाले हिस्से में, साउथ वाले हिस्से में भी लो ही प्रेशर आए, लो प्रेशर कब आएगा साउथ वाले हिस्से में, जब वहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो, या नॉर्थ वाले हिस्से में जो है लो प्रेशर क्रिएट ही ना हो, दोनों जगह पर एक ही तरह का दाब आ जाएगा तो मानसून विंड ऊपर खिसकेंगे नहीं, और मानसून विंड ऊपर जाएंगे नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, ड्रॉट पड़ जाएगा। तो जिस साल या जब जब अल नीनो पहुंचता है, मानसून जनरली डिले हो जाता है भारत में। और डिले का मतलब है कि 1 जून से 5 जून के आसपास मुझे केरल के कोस्ट को हिट कर जाना चाहिए, और वो नहीं आ रहा है, और उससे अगर 10-15 दिन पीछे चला गया हो, 10-12 दिन पीछे खिसक गया मानसून, तो पूरा उत्तर भारत में जो सूखे की स्थितियां पैदा हो जाती हैं, और उसी को कहते हैं कि ड्रॉट हिट हो गया है, यानी सूखा पड़ गया है। तो इन चीज़ों को, ये जो प्रेशर जनरेट होता है, इसमें जरा सा कोई और फैक्टर अगर शामिल हो जाए तो इस अंतर आना शुरू हो जाएगा। और उसी में से एक है अल नीनो, जो 5 साल या 10 साल के गैप में जनरली पैदा होती है। तो ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता होगा चीज़ों का। विश्व का सबसे बड़ा सागर है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर में बड़ी मात्रा में क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, और वो सागर गर्म होता है। तो वहाँ से क्या होगा, जो है करंट भी निकलेंगी और ऊपर से जो है हवाएं भी निकलेंगी, दोनों तरह की चीज़ें आएंगी। और जब वो बड़े क्षेत्रों तक पहुंचेंगी तो उन जगहों का जो नेचुरल रूटीन है उसमें वो बदलाव कर देंगे। दुनिया के सबसे ज़्यादा, सबसे खतरनाक, सबसे बड़े बड़े जो साइक्लोन आते हैं वो कहाँ आते हैं, अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। और उनके आने का भी बड़ा कारण क्या होता है, पैसिफिक ओशियन। तो एरिया बड़ा है, इसलिए वहाँ जो भी चीज़ें होंगी तो कई सालों के बाद शायद वो चीज़ें पैदा हो जाती हैं वहाँ पे, और इसके कारण वो पूरी जगहों पर क्या करती हैं, असर डालती हैं। अल नीनो में कुछ और फैक्टर क्या है, हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन इंडियन मानसून। भारतीय मानसून पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एंड इट इज यूज फॉर लॉन्ग टर्म फॉरकास्टिंग ऑफ मानसून। लंबे समय तक ये मानसून को जो है प्रभावित करेंगे। सीवियर इफेक्ट ऑफ अल नीनो वाज सीन। 1990 और 91 में बहुत भयंकर असर पड़ा था भारत में इसका। और जब मानसून जो है 10-12-15 दिन डिले हो गया था तो पूरे सूखे की स्थितियां पैदा हो गई थी। उसके अलावा जो है और समय पर जब हमने भारत में इसका असर देखा हो तो 1997 में, 2002 में, 4 में, 9 में, 15 में, ये वो साल हैं जब हमने अल नीनो के प्रभाव भारत में देखे हैं, और जिसके कारण भारत में सूखे की स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। या फिर जो है बहुत ज़्यादा बारिश भी हो सकती है इसके कारण, तो फिर बाढ़ की स्थितियां हो जाएंगी, या बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए, बहुत ज़्यादा इस एक्सट्रीम वेदर हो जाए, तो ऐसा भी। ये तमाम चीज़ें जो है अल नीनो के कारण हम विश्व भर में देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इससे पैदा होंगी। ठीक है, यहाँ तक ये जो सारी चीज़ें हैं ये इतनी आसान नहीं है समझने, और इनको समझना है तो इसके लिए मैंने कहा था कि कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत क्लियर कट चाहिए हमें, साथ में रेगुलर हम चीज़ों को समझ रहे हों। बीच में घुसेंगे तो मतलब ही नहीं हो सकता है कि हम बीच में समझ आए। और इस पर अगर जो है लिखने के लिए आ जाए तो आप खुद सोचिए कि हम लिखेंगे कैसे इस पर,
और अगर हम ये कंपोनेंट नहीं लिख रहे हैं तो फिर इस पे चीज़ें भी जो है हमें मार्किंग नहीं हो सकती है। तो इसीलिए जो है कितनी कंसिस्टेंटली हमने इनको जो है समझा है, जोड़ा है, वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये आपको जो है कोशिश करनी है इसके अंदर। ये तो जो है हमने भारत में मानसून के आने के कारण उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स, उस सिचुएशन को क्रिएट करने वाले कंपोनेंट्स, उन सब चीज़ों को देखा। अब एग्जैक्ट जो मानसून है भारत में उसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। तो ये दो ब्रांच के रूप में आता है नीचे से। एक तो आता है अरेबियन सी की तरफ से और एक आता है बे ऑफ बंगाल की तरफ से। दो जगहों से ऊपर चढ़ता है ये, और फिर ये भारत के लगभग ऑलमोस्ट एरिया को प्रभावित करता है। जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है वो जो है भारत में जो है साउथ और वेस्ट वाले पूरे हिस्से को कवर करता हुआ ले जाएगा। और जो बे ऑफ बंगाल से जो निकलता है मानसून विंड, ये जो है भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है एक, और इसकी जो है दो ब्रांच टूटती हैं बाद में। तो वहाँ पे एक आराकन हिल्स है म्यांमार में नीचे, जब ये ऊपर की तरफ चढ़ता है तो वहाँ पर एक आराकन रेंज आती है म्यांमार की, वहाँ से दो में डिवाइड होता है। तो एक ब्रांच तो जो है उधर की तरफ चली जाती है ऊपर, जो गारो, खांसी, जैंतिया पहाड़ियाँ हैं मेघालय और उस नॉर्थ वाले हिस्से में, और एक ब्रांच जो है इधर यानी जो है वेस्ट की तरफ मुड़ जाती है। ये जो है पूरा जो है यूपी, बंगाल, बिहार और पंजाब तक पहुंचती है ये वाली ब्रांच। तो इस तरह से जो है ये वाला हिस्सा और ऐसा वाला हिस्सा दो तरह से जो है ये चढ़ती हैं। तो जब हम इसका ड्यूरेशन देखेंगे कि ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून का टाइम क्या रहता है भारत के अंदर, तो ये जून से सितंबर के बीच में जो है ये मानसून का पीरियड भारत के अंदर रहेगा। और सबसे पहले किस जगह पर हिट करता है या आता है, तो सबसे पहले ये मालाबार कोस्ट, मैंने आपको मालाबार का मैप भी दिखाया था पीछे, तो केरल का जो तट है उसे मालाबार का कोस्ट कहते हैं, वहाँ सबसे पहले हिट करता है। और इसके बाद जो है भारत में अगर हम इसकी एंट्री देखेंगे साउथ वेस्ट मानसून की, तो दो तरफ से हो जाएगी। एक हिस्सा है अरब सागर और दूसरा है बंगाल की खाड़ी, दो तरफ से एंट्री होती है। और ये जो मानसून विंड्स ओरिजिनेटिंग इन द अरेबियन सी, ये जो अरब सागर से निकलती हैं तीन शाखाओं में बढ़ती हैं, तीन ब्रांच बनती हैं इसकी। जब हम तीन ब्रांच में बोलेंगे तो पहली जो ब्रांच है इसकी ब्लॉक्ड बाय द वेस्टर्न घाट, सबसे पहले जो पश्चिमी घाट है जो गुजरात से लेकर के केरल तक फैला हुआ है वो रोकता है उसको। और जब वो रोकता है तो पहले तो वेस्टर्न घाट पे बारिश करता है, और वेस्टर्न घाट से बारिश करने के बाद फिर वो आगे की तरफ निकलेगा। यानी इस तरह से जो पहाड़ है ये माउंटेन है, तो पहले तो इस वाले हिस्से में बारिश करेगा, और जब इस वाले हिस्से में बारिश करेगा तो इसके बाद ही यहाँ नीचे की तरफ निकलेगा। और जब ये नीचे की तरफ निकलेगा तो फिर जो है आगे यानी तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, उड़ीसा हो गया, उस रीजन तक जाएगा ऐसे। तो इस तरह से वहाँ पर जो है तो सबसे पहला ब्लॉकेज वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट है इसका ये। दूसरी जो ब्रांच है इसकी ये है सेंट्रल रीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो बीच वाला हिस्सा है वहाँ पहुँचती है दूसरी शाखा, और ये विशेष रूप से नर्मदा और ताप्ती की जो घाटियाँ हैं उस जगह पर बारिश करता है। तो सेकंड ब्रांच ये हो गई इसी की अरेबियन सी वाली। और तीसरी शाखा है इसकी थर्ड ब्रांच पैरेलल टू द अरावली माउंटेन्स, तीसरी ब्रांच राजस्थान वाले हिस्से के अंदर चलती है। और चूंकि वहाँ पर जो है जब वो राजस्थान से होते हुए आगे बढ़ती है, गुजरात से होते आगे बढ़ती है, तो वहाँ पर जो है एक माउंटेन रेंज है जिसे हम कहते हैं अरावली, ये उसके समांतर बहती है और सीधे आगे जो है दिल्ली और ऊपर की तरफ पहुँच जाती है। तो तीन ब्रांच बनती हैं अरेबियन सागर से आने वाली मानसून पवनों की, और तीनों का अलग अलग एरिया है। अब इसी के अंदर जो है जैसे उसने ये बोल दिया कि जो अरब सागर से निकलने वाली मानसून विंड है उसको परिभाषित करो 100 शब्दों के अंदर, तो फिर हमें ये तीनों चीज़ें उसमें बतानी पड़ेंगी तभी जाके वो पूरा बनेगा। फैक्टर्स पूछेंगे तो इस पर जाएंगे हम। इसको आप मैप के थ्रू देखेंगे तो किस तरह से दिखता है, ये भारत हो गया, और
ये जो है यहाँ से और यहाँ से चलने वाली जो है मानसून विंड है, तो इस तरह से आती हैं ये। जब ये इस तरह से आएंगी तो ये है वेस्टर्न घाट, तो ये पश्चिमी घाट सबसे पहले क्या करता है, इनको रोक देता है। जब ये रोकता है तो इस जगह पर क्या होगी, बारिश होगी सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है भारी बारिश होती है और ये जो है 250-300 सेंटीमीटर एनुअल के आसपास जाती है। तो यानी ये काफ़ी ठीक ठाक बारिश है। जब इस पहाड़ के आगे से नीचे की तरफ यहाँ आगे निकलेगी तो इसको हम कहते हैं रेन शैडो रीजन। रेन शैडो रीजन यानी जब ये आगे की तरफ बढ़ती है, तो हमने पीछे कहा था पहाड़ के यहाँ तक तो बारिश होती है साइड में, बट यहाँ से जब ये नीचे उतरती हैं तो इसको हम जो है रेन शैडो एरिया बोलते हैं, यानी वृष्टि छाया प्रदेश। या कि ये क्या चीज़ हुआ, यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती क्योंकि इस जगह तक ये काफ़ी सारा जो है बारिश कर चुका होता है। जो हवा होती है उसमें जो मॉइस्चर होता है, नमी की मात्रा होती है, एक तो घट जाती है। एक दूसरी बात है यहाँ पर में प्रेशर डिफरेंस होता है। इस जगह पर जो है यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है तो यहाँ पर जो है लो प्रेशर है, और इस जगह पर जो है हाइट है तो यहाँ हाई प्रेशर है। तो विंड तेजी से मूव करेगी, तेजी से करेगी तो यहाँ से इधर का आएगी तो यहाँ बारिश नहीं करेगी इस पूरी जगह पर, और यहाँ पर जो है सूखे की स्थिति ज़्यादा बनती है। भारत में इस तरह का जो जोन बनता है ये तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु को जो ईस्टर्न घाट वाले से पहले का हिस्सा पड़ता है वो पूरा रेन शैडो में आता है, तो वहाँ बारिश नहीं होती इसके कारण, तो वो वहाँ पर। और बाकी इस वाले हिस्से में जैसे हम महाराष्ट्र में सुनते हैं कई बार कि महाराष्ट्र में सूखा पड़ गया, तो उसका कारण है कि यहाँ से। तो इस तरह से तो ये ब्रांच है, तो पहली ब्रांच ये इससे हिट हो गई, दूसरी ब्रांच ये निकली, और ये फिर किससे, नर्मदा और ताप्ती की जो घाटियाँ हैं यहाँ बारिश की इसने, दूसरी ब्रांच ये हो गई। तीसरी ब्रांच ये निकली यहाँ से। अब जब ये आ रही तो ये अरावली क्या आ गया सीधे इसके पैरेलल, तो इसको सीधे यहाँ से होते हुए निकल गई। तो 3 ब्रांचें हो गई हैं अरावली, अरेबियन सागर से निकलने वाली चीज़ों के। उसके अलावा जो है ये यहाँ से जो निकलेंगी बे ऑफ बंगाल से, ये जब यहाँ से ऐसी जाती हैं इस तरह से, तो ये म्यांमार है इसके पीछे से। यहाँ पर है आराकन हिल्स, ये आराकन हिल्स को इसको तोड़ 2 में ब्रेक कर दे, एक इधर जाती है एक इधर जाती है, और इस तरह से फिर ये 2 ब्रांच ये यहाँ से घूमते हुए यहाँ पंजाब तक आती है, यहाँ तक बारिश करती है, जो दूसरी बंगाल की खाड़ी से निकलने वाली हिस्सा है। ये पूरा आप वेस्टर्न घाट देख रहे हैं, ये ब्लॉक करता है इसको सबसे पहले, और इन जगहों पर जो है तो ये बारिश होती है साइड से, ये वाला हिस्सा जो है इससे प्रभावित होता है। और ये फिर जो ईस्टर्न घाट वाला ये वाला हिस्सा है, ये भी जो है बारिश नहीं ले पाता है क्योंकि तब तक मॉइस्चर काफ़ी कम हो चुकी होती है, तो इसके कारण इन जगहों पर जो है बारिश कम से कम जो है पहुंचती है। दूसरा मैं रेन शैडो एरिया बता रहा हूं आपको, तो ये वाला जो हिस्सा होता है पहाड़ का, ये देखिए इस जगह तो बारिश हो गई है। अब जब हवा इस जगह पर है, क्लाउड इस जगह पर है, तो ये क्या है, एयर कूल्स एंड कंडेंसेंस कन्फर्मिंग क्लाउड्स, तो यहाँ तो ये बारिश की स्थिति बन गई है। और इसके बाद जो है यहाँ से अब इसे नीचे उतरना है, तो नीचे उतरना है तो इस जगह पर यहाँ पर जो है एयर प्रेशर जो है कम है, तो वहाँ पर जो है लो प्रेशर बना रहता है, और इस जगह पर जो है प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ये जब यहाँ से नीचे उतरती हैं तो तेज़ी से उतर जाती हैं, और तेज़ी से उतर जाती हैं तो ये पूरा रीजन जो है बारिश कम लेता है। इसी को कहते हैं हम क्या, रेन शैडो एरिया या फिर वृष्टि छाया प्रदेश। तो जहाँ जहाँ पर जो है पहाड़ की स्थिति ऐसी बनती है वहाँ पे बैक साइड में ऐसी स्थितियाँ बनती है, और ये कई बार हमारे पास आता है कि व्हाट इज रेन शैडो रीजन। ये तो हो गई है अरब सागर वाली ब्रांच। अब उस साइड वाली दूसरी है, ये है मानसून विंड्स ऑफ बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जो मानसून की पवन होती हैं। इसकी क्या विशेषता है, दिस विंड कोलिड्स विद द कोस्ट ऑफ म्यांमार, ये म्यांमार का जो है जो तट है ये वहाँ से टकराती है, और टकराने के बाद जो है ये जो है साउथ ईस्ट बांग्लादेश की तरफ जो है मूव कर जाती हैं।
यहाँ पर जो ये म्यांमार का तट है, इसका यहाँ पर जो पहाड़ है उसका नाम है आराकन। तो आराकन हिल्स है म्यांमार में, डिफ्लेक्ट अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस टूवर्ड्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो ये जो है भारतीय महाद्वीप की तरफ मोड़ देता है उनको, जब उधर जा रही होती हैं तो वहां पर जो है वो आराकन हिल जा जाता है, आराकन हिल से टकरा करके वापस इधर की तरफ आ जाती हैं। फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट दिस ब्रांच डिवाइड, अब जो है यहां पर ये दो हिस्सों में टूटेगी। पहला हिस्सा है मूव्स टूवर्ड्स द वेस्ट अलोंग द प्लेन ऑफ गंगा, जैसे हमने कहा था ना पंजाब तक पहुंचती है, तो ये जो है बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उस पूरे जो ग्रेट प्लेन्स हमने पढ़े थे पीछे, वहां से होते हुए पंजाब तक जाती है एक शाखा इसकी, एक। और दूसरा क्या है, टूवर्ड्स ब्रह्मपुत्र वैली, ब्रह्मपुत्र की जो घाटी है ऊपर, और ब्रह्मपुत्र से आगे निकलेगी तो पूरा का पूरा जोन उसमें जो है गारो, खांसी, जैंतिया पहाड़ है। तो दुनिया की जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है वह है मासिन राम और चेरापूंजी, ये दोनों के दोनों पॉइंट कहाँ पड़ते हैं, मेघालय में। और अगर हमें ये पूछा जाए कि गारो, खांसी, जैंतिया तीनों जो है ये मेघालय के अंदर है, तो इनमें से कहाँ पर है वो पॉइंट, तो ये जो है खांसी, जो खासी पहाड़ियाँ हैं उसका टॉप हिस्सा है ये, वहाँ पर जो है ये पॉइंट्स है जहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और 1100-1200 के आसपास जो है इस तरह की स्थिति रहती है। तो बंगाल की खाड़ी से निकलने वाले विंड के कारण दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला पॉइंट निर्धारित होता है। इसको अगर आप मैप के साथ में देखेंगे तो इस तरह की स्थिति है। एक ब्रांच हमने बोल दी है अरब सागर से निकलती है, एक ब्रांच हमने बोल दिया जो है बंगाल की खाड़ी से निकलता है। अगर एक क्वेश्चन को ज़्यादा घुमा दे हमसे तो ये भी पूछ सकता है कि भारत की जो टोटल बारिश है वो कहाँ से ज़्यादा होती है, कहाँ से कम होती है। तो लगभग 65% बारिश अकेले किससे होती है, अरब सागर से आने वाले मानसून से, और बाकी जो बचता है 35% ये होता है बे ऑफ बंगाल वाली मानसून से। ये आप देख रहे हैं ये इस पूरे रीजन में जो है इफेक्ट करेगा। और ये ऐसी जाती हैं, ये यहाँ से निकलेंगी, ये है यहाँ पे आराकन योमा पहाड़ियाँ, ये इसको ऐसे तोड़ देती हैं। जब ये तोड़ देंगी तो दो में टूट जाता है, एक तो ऐसे चला गया, एक ये ऊपर की तरफ चला है, ये जो ऊपर की तरफ चला है ये है यहाँ पे 3 गारो, खांसी, जैंतिया, ये यहाँ पे आ गया और इस जोन पे जो है ये बारिश करता है। और दूसरा ये यहाँ से होते हुए आगे बढ़ जाता है जिसमें जो है ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है, और ये पूरा यहाँ पंजाब तक पहुँचती है। तो अगर इसने हमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछना है तो ये भी सकता है कि जो बंगाल की खाड़ी से निकलने वाली मानसून पवनें हैं वो अंत में कहाँ तक पहुँचती हैं या किस जोन तक जाती हैं और किस जगह पर जो है उनके कारण बारिश पॉसिबल है। तो इस तरह से ये दोनों एरिया के हिसाब से हम इसको दिखा सकते हैं। तो ये टोटल मानसून को आप डिफाइन कर सकते हैं कि कहाँ होती है बारिश, क्यों होती है, कहाँ से जाती है, किधर जाती है, किधर ब्रांच जाती है, ये सारी चीज़ें। ये आराकन पहाड़ियाँ हैं, ये पूरा का ये आप इस तरह से देख रहे हैं, ये तो बांग्लादेश हो गया और यहाँ नीचे से ये है म्यांमार, और ये म्यांमार की पहाड़ियाँ, और ये यहाँ से जो है बंगाल की खाड़ी से ऐसे ये जो है ये विंड्स आती हैं जो एक इस तरफ मोड़ देंगे इसको, एक इस तरफ मोड़ देंगे इसको, तो दो में जो है ये टूट जाएगा। मासिन राम, ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर स्थित है, खासी हिल, जो 3 पहाड़ियाँ उनमें से खासी पर स्थित है ये, और इट रिसीव द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है। इस पर अगर एक क्वेश्चन ज़्यादा ट्विस्ट कर दे तो ये भी पूछ सकता है कि ईस्ट से वेस्ट जाने पर कौन सी पहाड़ी पहले पड़ेगी। अब तुम भी इतने सालों से सुन रहे हो, क्या तुम बता सकते हो कि कौन सबसे ईस्ट में पड़ेगी, कौन सबसे वेस्ट में पड़ेगी। ये होते हैं क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बनाने के लिए, और ये बिना कंसंट्रेशन ऑब्जर्वेशन के नहीं निकलता है। तो इसमें जो है ये सीक्वेंस है इसमें, तो इसको भी हम इस तरह से, ये है यहाँ पर, अगर इसको मैप के साथ में जाएंगे तो ये है यहाँ पर वेस्ट गारो हिल्स, पहले जो है गारो आ जाएगा,
फिर उसके बाद जो है ये ईस्ट गारो हिल्स ये आ जाएगा। तीसरा ये हिस्सा है साउथ गारो हिल्स, ये तो जो है सबसे पश्चिम में पड़ेगा इसमें गारो। इसके बाद जो है ये बीच वाला हिस्सा है, ये जो है वेस्ट खासी हिल्स, साउथ वेस्ट खासी हिल्स और ईस्ट खासी हिल्स, ये जो है इसके अंदर आ गया 3 हिस्से। और तब सबसे लास्ट में सबसे पूरब में पड़ा इसमें वेस्ट जैंतिया और ईस्ट जैंतिया। तो इस तरह से जो है ये चेन बनी हुई है इन 3 पहाड़ियों की, गारो, खांसी, जैंतिया, और बीच में क्या है खांसी, और 2 तरफ से क्या पड़ा है ये रेंज। तो एक तरह से ये जो है वैली बन गई है, घाटी जैसा बन गया, और इसीलिए यहाँ पर जो विंड पहुँचती होंगी, मानसून विंड वो रुकती है वहाँ पे लंबे टाइम तक, और फिर कंडेंस होती रहती है, बारिश होती रहती है, कंडेंस होती रहती है, बारिश हो रहती है। तो इसलिए जो है खांसी पहाड़ी का वो पॉइंट है जहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इसके अलावा हमने कहा था कि जो नीचे वाला है हिस्सा है, जहाँ हमने कहा था कि वो रेन शेडो हिस्सा बनता है, तो उस रेन शेडो में जो है ये तमिलनाडु का तट है, तमिलनाडु का, तो लाइज पैरेलल टू द मानसून विंड्स बे ऑफ बंगाल। तो जो बंगाल की खाड़ी से जो विंड ऊपर जाती है उनके समांतर आता है। जैसे जो है उधर से कौन आता है, आरावली, ये उनके समांतर आता है। जब समांतर आता है तो बारिश नहीं करेगा वहां पे, वो सीधा आगे निकल जाएगा। लोकेटेड इन द रेन शेडो एरिया द अरेबियन सी ब्रांच, देयर इज नो रेनफॉल हियर फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ बारिश नहीं होती है। यहाँ अगर बारिश इस वाले हिस्से में बारिश नहीं होती है इस जगह से, अगर आप इसे मैप के साथ में देखेंगे तो ये वाला हिस्सा है, ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, ये तमिलनाडु का तटीय हिस्सा है पूरा, और ये वैसे पूरा वेस्टर्न घाट के अंदर, ईस्टर्न घाट के अंदर आता है। तो ये जो जोन है यहाँ पर इस तरह की स्थिति बनती है कि ये रेन शेडो कोस्ट के अंदर बन जाता है, यानी यहाँ पे बारिश की संभावना कम। और बारिश में हमने बताया कि बारिश किस क्लाउड से होगा, कौन से जो है बादलों से बारिश होगी। हमने पीछे बादल भी पढ़े थे, और उसमें हमने बारिश होने के लिए उसमें क्या चीज़ की कंपलसरी होना बताया था, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। और आर्द्रता में हमने 3 आर्द्रता बताई थी तुम्हें, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इन 3 में से जो है जब तक लेवल ऑफ मॉइस्चर पर्याप्त नहीं है हवा में, तब तक वो क्या नहीं होगा, कंडेंस नहीं होगा, बारिश नहीं होगा उससे। यानी लेवल ऑफ मॉइस्चर ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके उससे बारिश होने की संभावना होती है। और चूंकि जो है वो वेस्टर्न घाट में बारिश कर चुकी होती है पहले से ही, तो अब उसमें नमी की मात्रा कम है, वो विंड तो है परंतु उसमें मॉइस्चर नहीं है, इसलिए जब वो नीचे पहुंचेगी भी तो उसमें मॉइस्चर नहीं है तो बारिश नहीं करेगा, और इसलिए वो पूरा का पूरा जोन क्या हो जाएगा, रेन शेडो रीजन, वृष्टि छाया बोलते हैं इसके लिए, और वहाँ बारिश नहीं होगा। ये पूरा हिस्सा है भारत में कि कैसे मानसून आता है, क्या इसकी स्थिति रहती है, क्यों आता है, और कैसे कैसे इसके इम्पैक्ट रहेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन डाउट किसी को? तो ये पूरा हो गया आपका मानसून जोन।